हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये वीडियो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 का ही थंबनेल लगा हुआ है, लेकिन पार्ट 2 होगा इसका, क्योंकि कल हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे और पूरा नहीं हो पाया था। कुछ बारिश की बाधित हो गई थी, जिसके कारण इस तरह की दिक्कतें हुई। तो हम आज को पार्ट 2 करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे भाई, तो थोड़ा शॉर्टकट रास्ता देख लेते हैं। क्या हुआ यूं कि भारत दो चीजों का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। कौन कौन भाई? तब कपड़ा और मसाले का। और भारत से यूरोपीय देश व्यापार करने के लिए आते थे। किसके माध्यम से? तो एक था कुस्तुतुनिया और दूसरी था इजराइल। बहुत अच्छी बात है। और इस पर अधिकार हो गया किसका? तब हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, सब अच्छा इससे याद है। इजराइल पर अरबों का हुआ और कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का। ध्यान से सुनिएगा ना, तो सब आपके दिल और दिमाग में आ जाएगा, है कि नहीं? फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो, वो लड़का नटंकी का खेला कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या होता है कि भारत यूरोप का संबंध टूट जाता है। तो यूरोप वाले ना एक नई रास्ता का खोज शुरू करते हैं, समुद्री मार्ग का खोज, है ना। सबसे पहले 1488 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। किसका खोज किया? उत्तमासा अंतरिप का। इसके बाद स्पेन के एक नाविक थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो आ रहे थे भारत, लेकिन चले गए अमेरिका गए और वो कह दिए कि भाई हम भारत से होके आए हैं। सब लोगों को लगा हो सकता है कि भारत गया होगा ही ना, सब लोग विश्वास भी कर लिया। लेकिन बाद में वास्को डी गामा 1498 में इंडिया का खोज कर दिया। तो एगो कंफ्यूजन हो गया कि भाई इंडिया दो जगह कैसे हुआ, एगो होने या एगो हेने कैसे हो गया ना। तब अमेरिकी स्पीच पहुंचा कहाँ? अमेरिका। पूरा घूम घाम के आया, तब कहा किसको? वास्को डी गामा, इसको कोलंबस को, ए भैया वो अमेरिका थी, भारत थोड़ी है, वो तो अमेरिका है ना। मूर्खानंद, गलत जगह तुम चला गया था ना। चलिए, चाहे जो भी हुआ, अमेरिका का खोज हो गया। और किसको श्रेय गया? वो क्रिस्टोफर कोलंबस को गया ना। कब किया था? 1492। बहुत सुंदर, सबको याद है। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। और इसके बाद सभी देशों ने वहां अपनी औपनिवेशिक शासन स्थापित करना शुरू किया, जिनमें सबसे होर में आगे निकल गया कौन? इंग्लैंड। ऐसे फ्रांस भी किया था और इंग्लैंड भी किया था, लेकिन फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में हार गया और रह गया कौन? इंग्लैंड रह गया ना। और उसने कितने उपनिवेश बनाए थे? 13। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही दिनों में वहां के लोगों में एक जागरण शुरू हो जाती है और सब लोग उसका विरोध करना शुरू करता है, जो हम लोग पहले वाले वीडियो में देखा था। अगर आप नहीं देखे तो पहले वीडियो देख लीजिए, तब समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन सर हो जाए तब आगे चलेंगे। चलिए, तो मनोरंजन सुनाते हैं आपको। उनके साथ रहते रहते उनकी चाहत सी हो गई है। देखिए भाई, उनके साथ रहते रहते उनकी चाहत सी हो गई है। उनसे बात करते करते एक आदत सी हो गई है। बात करते करते क्या हो गया भाई? मेरी आदत सी हो गई है। हाँ, कभी कभी होता है कि बात नहीं होता है ना, फोन नहीं आता, तब थोड़ा मन बेचैन हो जाता है कि भाई फोन नहीं आया। चलिए, एक पल वो हमें ना मिले तो दिल बेचैन हो जाता है। अगर एक पल ना मिले तो दिल बेचैन हो जाता है। उनसे दोस्ती निभाते निभाते मोहब्बत सी हो गई है। चलिए बाजी, चलिए। तो हम लोग कल कारण तक देख लिए थे, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। सुनिएगा थोड़ा सा, यहां तक हो गया था ना। अब चलते हैं, सुनिएगा। उपनिवेशों पर आर्थिक प्रतिबंध। अब अंग्रेजों ने क्या किया था? अमेरिका में ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अब आर्थिक प्रतिबंध क्या था? तो पहले उसने कहा कि देखो, तुम्हारे पास जो भी सामानें हैं, यानी अमेरिका में जो उत्पादन होती है, वह ना तुम किसी भी यूरोप अन्य देशों के साथ तुम नहीं बेचोगे। जब तक हमारी अनुमति नहीं होगी तब तुम नहीं बेचोगे। भाई, एक प्रतिबंध हो गया। अब मान लीजिए इंग्लैंड वाला कहेगा कि इस सामान का कीमत अगर 10 रुपया है तो 10 में वही खरीदेगा, अन्य देश वाले नहीं खरीद सकते हैं। एक प्रतिबंध है। अब आप बेचेंगे नहीं तो अन्य देश वाले आपके यहाँ आएंगे क्यों? मान लीजिए आपके यहाँ हम सामान खरीदने जाएं, आप देंगे ही नहीं, तो हम आपके यहाँ क्यों जाएंगे? क्लियर है? तो
दूसरे देश को मना नहीं किया, लेकिन अमेरिका वाले को कहा, कि उपनिवेश वाले को कहा कि आपके पास जो भी उत्पादन की चीजें हैं, आप हमारे अनुमति के बिना किसी देशों के साथ अब व्यापार कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? अब एक तो प्रतिबंध लग गया। औपनिवेशिक आर्थिक नीति में दोहन आधारित था। ब्रिटिश सरकार लगातार कई नियम लगा रही थी और अधिक से अधिक शोषण कर रही थी। पहला क्या था? नेविगेशन एक्ट, अन्य ट्रेड एक्ट। इस नियम में ब्रिटिश छोड़ अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकती थी और अमेरिकी नागरिक इंग्लैंड के अलावा किसी देश के साथ अपना सामान अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकते थे। यानी आप बेचेंगे, अगर बेचना ही है तो इंग्लैंड का मूल्य से कम में। मतलब क्या? अब किसी सूरत में आप हमारे हाथे बेचिए, पहला तो आप बेच नहीं सकते हैं, आप बेचेंगे तो हमारे मूल्य से कम मूल्य में ही बेचेंगे, ज्यादा मूल्य में नहीं बेचेंगे। तो भाई आप ज्यादा मूल्य में बेच नहीं सकते, तक ज्यादा में इंग्लैंड वाला खरीदता है तो उसी को ना देंगे। यानी किसी भी सूरत में अमेरिका के जो नागरिक हैं अपने सामान को किसी देश के साथ नहीं बेच सकते हैं, पहला नियम लगा दिया। दूसरा था आयात निर्यात कर। अमेरिका में कपास, चीनी, तंबाकू इंग्लैंड के अलावे किसी को बेचने का कोई अधिकार नहीं था तथा बाहर से आने वाली वस्तु पर आयात कर लगाए जाते थे। यानी अमेरिका में जो भी चीज उत्पादन होती थी तो उसको खरीदेगा केवल कौन? तो इंग्लैंड खरीदेगा। कौन कौन चीज? तो देखिए, कपास है, चीनी है यानी गन्ना, तंबाकू है, ये सब खरीदेगा कौन? तो इंग्लैंड वाला खरीदेगा। माने जो नकदी फसल मुख्य रूप से है इंग्लैंड वाला खरीदेगा। और साथ ही साथ इंग्लैंड से जो सामान आती थी, बाहर से जो सामान आती थी, उस पर एक आयात कर लगता था, टैक्स। यानी इंग्लैंड अपनी सामान लाती है तो ठीक है। आप कोई व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, अगर आप बाहर से मान लीजिए ला रहे हैं सामान, फ्रांस से ला रहे हैं, जर्मनी से ला रहे हैं, है ना, तो जैसे ही बंदरगाह पर रुकेगी तो सब सामान पर आपको टैक्स लगेगा, तब जाकर के सामान उतरेगी। भाई अमेरिका के आदमी को ही सामान का टैक्स देना पड़ता था, समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरह से कर लगता था। अगला था स्टैंप एक्ट। याद रखिएगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछेगा स्टैंप एक्ट क्या है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले उपनिवेश में प्रचलित चोरबाजारी को रोकना चाहते थे। इसके लिए अस्थाई सेना रखने की योजना बनाई। सेना खर्च पूरा करने के लिए उसने एक 1765 में स्टैंप एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागज, बंधक के दस्तावेजों, समाचार पत्र, इश्तिहार पर 20 सीलिंग का डाक टिकट लगाना पर अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब क्या समझे? देखिए, इंग्लैंड के एक राष्ट्रपति थे, यानी प्रधानमंत्री समझिए, उनका नाम था ग्रेनविले, है ना। वो क्या किए कि अमेरिका में चोरबाजारी बहुत ज्यादा होती थी। मतलब नियम तो था कि कोई वस्तु आएगी तो टैक्स लगेगा, है ना। माने ई बंदरगाह पर नहीं उतारता, वो बंदरगाह पर उतार लेता। हो सकता है इंग्लैंड में कुछ ऐसा अधिकारी होगा कि चोरा छिपा के कुछ पैसा लेकर के जहाज खाली करवा देता होगा, टैक्स नहीं देना पड़ता होगा उन लोगों को। नहीं, जैसे मान लीजिए अभी शराब अपने यहाँ उतर जाता है, नहीं उतर जाता है, नियम है सरकार शराब नहीं बेचना है, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी उसमें मिले हुए हैं। क्या आया? पुलिस का थाना रहेगा, थाना आकर के क्या करेगा, वो उस शराब को उतरवा देता है, तो उसको टैक्स नहीं लगा। तो इस तरह से अमेरिका में भी होता होगा। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग ना समझ गए कि भाई यहाँ चोर बाजारी बहुत ज्यादा होता है, तो कैसे रोका जाए। तो वो नियम लगाया कि पुलिस बहाल किया जाएगा और पुलिस जांच करते रहेगी। तो पुलिस का खर्चा कहां से? क्योंकि इंग्लैंड वाला कोई भी काम करता था किसी देश में तो वो खर्चा उसी देश वाले से लेता था। जैसे पहले आप पढ़े थे नहीं कि वहां कोई भी काम होगा, युद्ध हो लड़ा था, लड़ा इंग्लैंड और फ्रांस, लेकिन खर्चा इंग्लैंड वाला कहां से लिया? अमेरिका से लिया। कि तोरे यहां लड़े हैं तो हम कहां से लाएंगे पैसा, तू ही दो पैसा। और वहां के लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया। बड़ा गजब बात है। अभी पुलिस बहाल करेगा अपन लाभ के लिए, लेकिन खर्चा कहां से आएगा? तो अमेरिके वाला देगा। अब वो क्या किया, 20 सीलिंग का एगो टिकट होता है, जितना सामान रहेगा ऊपर चिपकल रहेगा। उस टिकट रहा तो वैल्यू उसका हुआ, और टिकट नहीं है तो वैल्यू नहीं हुआ। और टिकट कहां मिलेगा? तो सरकारी दुकान में, अंग्रेज के सरकारी दुकान में। समझ में आई बातें? जैसे अभी हम लोग जाते हैं मतलब वहां पर जमीन लिखाने के लिए, तो 500 1000 का देखिएगा कागज पर छप्पल रहता है। वो कागज है, 2 रुपया का कागज है, 3 रुपया का कागज है, लेकिन सरकार उसको लेती है 500, 700, 2000, 3000 ऐसे करके लेती है। समझ रहे ना? उस सरकार का क्या हुआ, एगो टैक्स हुआ। समझ में आई बातें? जैसे हम बैंक का रेनुअल कराने गए तो उसी कागज का कीमत बताया 1700 रुपया, मजबूरन तो हमको लेना पड़ा। 1700 में हम खरीदे सरकार से। 5 रुपया का कागज कितना में खरीदे हमने?
तो सरकार का क्या हुआ, टैक्स हुआ। तो उसी तरह से अमेरिका वहां पर लगा दिया कि जितने दस्तावेज होंगे, बंधक के दस्तावेज होंगे, समाचार पत्र होगा, इश्तिहार होगा, इन सारे चीजों पर एक टिकट लगानी पड़ेगी, 20 शिलिंग का टिकट, तब जाकर के वो मान्य होगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि वहां पर जब टिकट लग जाता है तो हर चीज का कीमत तो बढ़ जाएगा। नहीं, अब जो मान लीजिए जो दस्तावेज बिक रहा था 10 रुपया में बिक रहा था, आप 20 शिलिंग का टिकट आप लगा दिए, माने 20 शिलिंग का मतलब समझिए 1 रुपया से 10 रुपया, एक मन में समझिए 20 शिलिंग बराबर 10 रुपया। तब पहले कीमत था 10 रुपया और 10 रुपया टिकट लगा के हुआ, तो कितना कीमत हो गया अब, तब 20 रुपया में ना बिकेगा, तो हर चीज की कीमत क्या हो गई, अब बढ़ गई। तो इसलिए वहां के लोगों ने उनका विरोध किया। एडम्स ने नारा दिया, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया, तो याद रखेंगे एडम्स ने। एडम्स ने किसने दिया था, एडम्स। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया, किसी को दिक्कत, स्टॉम्प एक्ट समझ गए। आगे चलते हैं। अगला था इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट। इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट अंग्रेजी में है इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट, यानी कहने का अर्थ है कि कोई सामान को आयात निर्यात का नियम। 1767 में अंग्रेजी सरकार ने अमेरिका में आयातित होने वाली वस्तु सीसा, चाय, रंग, कागज पर आयातित कर लगाया, जिसके बाद देश में उसके विरोध में कई संगठन बनने लगे और स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्री प्रमुख संगठन बनाया गया। देखिए समझिए, पहले तो टैक्स बढ़ा ही रहा था, ओकरा से ओकरा मन नहीं भरा। पैसा से कहीं मन भरता है, कितनो पैसा हो जाए तो मन भरता है क्या, बेटा कितनो हो जाए तो मन भरता है क्या, क्या है कि नहीं, नहीं होता है। देखिएगा 2 गो 4 गो रहेगा तो और 2 4 गो हो जाए, 5 गो 7 गो हो जाए, पुत्र कहने का मतलब है नहीं ऐसा होता है। चलिए, तो हम लोग इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट में क्या पढ़े कि अंग्रेजवा वहां पर जो है, तानिया भतीजा भतीजी तू गिनती करते रहना, ठीक है ना, अभी से खरीद लेना 12-13 गो पैंट जो उसको भतीजा भतीजी के लिए। जफरा बहुत तेज है। चलिए आइए किताब की ओर, हाँ ध्यान दीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट, सुनिए। तो वो क्या हुआ कि पहले तो अंग्रेज बहुत सारा नियम लगाया, टैक्स बढ़ा लिया। उसके बाद आयातित वस्तु और सारे सामान थे, जैसे चाय थे, कागज था, क्या कहते हैं उसको, शीशा था, रंग था, इन सब पर और टैक्स बढ़ा दिया, ऊपर से और बढ़ाया कर। अब कर जब बढ़ाया तो लोग छटपटाने लगा भाई कि ये अंग्रेजवा तो धीरे धीरे और नियम लगाते जा रहा है, टैक्स बढ़ाते जा रहा है, हर चीज का कीमत बढ़ती जा रही है। नहीं, परिणाम क्या होता है कि वहां के लोग ना उसके विरोध में बहुत सारे संगठन बनाते हैं, जिनमें प्रमुख संगठन था, याद रखिएगा, स्वाधीनता के पुत्र संगठन और स्वाधीनता की पुत्रियां। दो संगठन का नाम है। जैसे अपने यहाँ कांग्रेस है, अपने यहाँ सुनिए ना, अपने यहाँ कांग्रेस है, अपने यहाँ बीजेपी है ना, उसी तरह से वहां एक पार्टी बनी, कौन, स्वाधीनता का पुत्र स्वाधीनता की पुत्री। पढ़ने दीजिए, आप पढ़िए, आप पढ़ने दीजिए, ठीक है ना, पढ़ाई जब हो रही तो चुप रहिए। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, देखो उसके सरकार का जो है ना वो नियम जो था उसको वापस ले लिया गया, क्योंकि वहां पर संगठन बनने लगा, विरोध बढ़ गया, लोग बवाल कर दिया, हड़ताल हुआ, ना खरीदेंगे। तब लॉर्ड नॉर्थ के दंडात्मक कानून। अब देखिए, वहां पर कुछ अधिकारी थे, वो उपनिवेश पर लगातार विरोध जो कर रहा था उपनिवेश वाले, उस पर कई तरह के दंड लगाए और उसमें 4 दंड कानून बनाए, और उनमें प्रमुख था बोस्टन के बंदरगाह का बंद करना। कहा कि ना तोरे यार के ना हम खाने पीने ही नहीं देंगे, विरोध करेगा, कोई सामान नहीं आएगा अमेरिका में, तू लोग भूखले रहना, ना चाय पीने देंगे, ना कागज पर लिखने देंगे, सब मरो ऐसे ही। ऐसा लगा दिया नियम, कौन, लॉर्ड नॉर्थ। और कहा कि जो बंदरगाह है ना सबको बंदे कर देते हैं। और वहां का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, कौन बंदरगाह, बोस्टन का बंदरगाह, उसी को बंद कर दिया। अमेरिका वाले तो छटपटा गए, भाई अब कुछ आएगा नहीं तो खाएंगे पिएंगे कौन सी, हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है कि नहीं। सब लोगों को चिंता होने लगी, सब कहा अच्छा रुको तो ये हम भगा देते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है उसका, हम लोग पढ़ रहे थे, ए बिल्कुल मुंह बंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे तत्कालीन कारण के बारे में, कि भाई तत्कालीन कारण क्या हुआ। तो देखिए क्या हुआ कि जब उसने नियम लगा दिया कि बोस्टन की जो बंदरगाह है वो बंद रहेगी, लेकिन केकरा ले, आप लोगों के लिए, अमेरिका वालों के लिए, बाकी इंग्लैंड वाला सामान अबे करेगा, वो कर जहाज उतरेगा, आ तोरा अमेरिकी जहाज कोनो यहाँ पर नहीं उतरेगा। ई कौन नियम हुआ है भाई, बंद रहेगा तो सबके लिए रहेगा, तो फिर हमरे लिए काहे बंद रहेगा।
बस क्या किए वहां के लोग, देखिए क्या करते हैं। इंग्लैंड वाले वहां जैसे जहाज आया, कौन वहां पर, इंग्लैंड का जहाज, तो जितने उपनिवेशवासी थे वहां के, यानी कि अमेरिका वाले, सब रेड इंडियन कपड़ा पहन के, रेड इंडियन मतलब कि वहां का एक तरह का पोशाक था, वो पहन के आ सब पहुंच गए कहाँ, बंदरगाह पर। ठीक है, अब बंदरगाह पर पहुंचे कब, तो 1773 की घटना है। कब की घटना है ये? और जितने चाय का लोड थी, गाड़ी आया था, चाय का आया था गाड़ी, तो सब पेटी उठा उठा के सब लोग, पहले तो जितना पुलिस था वो सबको मार के अंग्रेजवा को दिया उधर ओंगरा पोंगरा, और सब चाय के पेटी को उठा के समुद्र में फेंक दिया कि जब हमारा यहाँ सामान नहीं आएगा तो तोहर सामान काहे लाएगा। क्या बवाल हो गया, ये पूरा देश में लड़ाई शुरू हो गया। अब कहां से, तब बोस्टन के बंदरगाह से। सबसे पहले समझिएगा, वो लगाया नियम कौन, कि बंदरगाह बंद रहेगा, दंडात्मक नियम। तो सारे अमेरिका वाले समझ गए कि भाई हमारा सामान नहीं आएगा तो तुरंत नहीं आना चाहिए। अब ये लिए क्या किए वहां पर, जैसे अंग्रेजी जहाज आई, चाय से लदी हुई जहाज, सब लोग पहले से विचार कर ले था कि आने दो पहले, और जैसे आज जहाज लगा सब वहां पर आक्रमण कर दिया। उसको कहा गया रेड इंडियन। क्या कहा गया, रेड इंडियन। पहुंचे, आज जो भी अंग्रेजी पुलिस होगी वहां पर जहाज पर जो लोग होंगे, उस सबको मार पीट के हटा दिया, क्योंकि बहुत संख्या में ज्यादा लोग एकाएक हमला कर दिए, बिना कहले सुन ले, अचानक हमला कर दिया। उसके बाद क्या किए, सबको उल्टा पुल्टा के क्या कर दिए, वहां पर उल्टा पुल्टा करके सबको फेंक दिए कहां, समुद्र में। उसको कहा गया बोस्टन की चाय पार्टी। क्या कहा गया, बोस्टन चाय पार्टी यानी टी पार्टी। ठीक है, और वहीं के बाद से आंदोलन क्या हो गया, शुरुआत। ठीक है, पूरा बवाल हो गया, पूरे देश में आंदोलन फैल गया। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई अब कैसे काम चलेगा, नहीं। तो अब किधर क्या किए, जितना उपनिवेश थे अमेरिका में, जितना उपनिवेश था, कै गो था, 13 गो। 13 देश के लोग, उस समय 13 देश था, वो 13 जगह था, 13 देश के लोग औपनिवेशिक सरकार के नीति से क्षुब्ध होकर के औपनिवेशवासियों ने संघर्ष की तैयार हो गए। और इसका आरंभ फिलाडेल्फिया के प्रथम सम्मेलन से हुआ। सब लोग विचार किए कि ना, अंग्रेजवा को मिल के मारेंगे। 13 जमा हुए कहाँ, एक जगह, फिलाडेल्फिया में, पहली बार। उसको कहा जाता है फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन। अब देखिए उसमें क्या विचार होता है सब लोगों का। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1974 को हुई थी। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सॉरी 1774 में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, 5 सितंबर 1774 को। फिलाडेल्फिया अमेरिका में उपनिवेश के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में मांग की गई कि जो कर लगाए गए हैं उसे हटा दिया जाए, कोई भी कर बिना उपनिवेशवासियों की सहमति से नहीं लगाया जाए। लेकिन सरकार उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच में 19 अप्रैल 1775 को लेंगिस्टन में युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिकी लोग डट कर लड़े। ठीक है ना। देखिए क्या हुआ कि पहले वो लोग बैठे तो अंग्रेजी सरकार का विरोध कर ही रहे थे ना, लेकिन उसमें वो लोग नियम लगाया कि देखिए अंग्रेजी सरकार को कुछ नियम दिया जाए, क्या कि भाई आप जितना कर जो लगा दिए हैं, शासन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो कर लगा दिए हैं वो टैक्स को हटाइए। साथ ही साथ आप कोई बिना कहे सुने टैक्स हमारे यहाँ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी नियम लगा दिया। ये प्रस्ताव दिया किसको, अंग्रेजी सरकार को। अंग्रेजी सरकार मानवे नहीं किया, कहा ना हम टैक्स लगेबे करेंगे, है ना। बस दोनों के बीच में हो गया लड़ाई। अब देखिए आप कह रहे हैं कि नहीं लगाइए, हम कहेंगे लगेबे करेंगे, तो दोनों के बीच में होगा ना। पहले हम होगा बत्तम बत्ती, तब होगा धर्म पकड़ी, तब होगा उठम पटकी ना, दोनों के बीच में हुआ। परिणाम हुआ अमेरिका के लोग उसमें डट कर लड़े। अंग्रेजवा के नानी याद दिला दिया, वो भी समझ गया कि कैसन अमेरिका वाला होता है। कब, तो 19 अप्रैल 1775 को वो भी समझ गया कि भाई अमेरिका वाला तकतगर सब है रे, ये सब बात मानने वाला नहीं। अब चलते हैं, इसके बाद कुछ दिनों बाद ही, बात ज्यादा दिन नहीं, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ। फिर 4 जुलाई 1776 को दूसरा सम्मेलन, स्वतंत्रता की घोषणा के लिए प्रस्ताव मंजूरी कर दी। सब लोग मिलके, अंग्रेजबा को कहबो नहीं किया कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, हम हाँ स्वतंत्र हो गए, सब प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन उस समय थे वहां के वाइसराय, जॉर्ज वाशिंगटन, वो कुशलता पूर्वक लड़ा, लेकिन फिर भी अमेरिकी वहां पर जीत गए। अमेरिका का साथ फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड दे रहे थे, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और लॉर्ड
कॉर्नवालिस वहां से हार कर आत्मसमर्पण कर दिया। पहले तो कौन लड़े? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन वहां पर थे, तो वो लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते कई दिनों तक ये चला, ऐसे नहीं कि एक दो दिन होता है। अमेरिका वाला का ना एक चीज फायदा हो रहा था कि इंग्लैंड के दुश्मन जितने देश थे, फ्रांस वाला था, फ्रांस को तो हराइए दिया था, तो कहा तू हमरा भगा दिया तो तुरुओ भगाने में हम मदद करेंगे, तोरा से नहीं जीतेंगे तो हम किसको साथ करेंगे? अमेरिका वाला को। अमेरिका वाला को पहले तो दिया हथियार, दिया गोला बारूद बम पिस्तौल दिया कि तू लड़ो। वो से नहीं हुआ तो अपन सेना को भेज दिया कि तुम जाओ लड़ो। किसके तरफ से? अमेरिका के तरफ से। स्पेन वाला दिया, ठीक ना, बहुत सारा देश अमेरिका को मदद कर रहा अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजवा तो सबको हरा के ना वहां गद्दी हासिल किया था, तो सब जल रहा था किससे? अंग्रेज से। तो अंग्रेज को हराने में सब मदद किया, किसको? अमेरिका को। अमेरिका वाला वहां पर लड़ाई हुआ, तो जॉर्ज वाशिंगटन को सरकार बुला ली। उसके बाद आया कि कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आ लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया तो ओकरा तो दुइये पटका में दिया मिजाज ठंडा को। बेचारा आत्मसमर्पण कर दिया, हे भाई तू हार गया, हमरा जान छोड़ जा ना। हार गया कौन? इंग्लैंड वाला। अमेरिका स्वतंत्र। अब दोनों के बीच में एक संधि होती है, क्योंकि जब हार जाती युद्ध होती है ना, युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको कहा गया पेरिस की संधि। अब पेरिस कहाँ भाई रे? तब फ्रांस की राजधानी, ना अमेरिका में होगा ना ही इंग्लैंड में होगा, कहाँ होगा? फ्रांस में। दोनों लोग वहां पहुंचे। 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका को 13 उपनिवेश को स्वतंत्रता दे दिया गया। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ, यानी देश की आजादी की घोषणा हो गई। उसके बाद 13 उपनिवेश मिलकर अमेरिका एक देश बन गया। पहले 13 को छोटा छोटा था, उससे पहले अब 13 मिल के संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय किया। ठीक है ना। अब बताइए कि बहुत बड़ा नहीं हुआ? अब देखिए, युद्ध में अमेरिका की विजय और इंग्लैंड के पराजय के क्या कारण थे, थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर अमेरिका क्यों जीता और इंग्लैंड क्यों हारा, है कि नहीं। तो देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण, इंग्लैंड के अनेक युद्ध में लड़ना, सॉरी अकेले युद्ध में लड़ना। अब देखिए, अमेरिकी युद्ध में कौन लड़ रहा था? अमेरिका के साथ तो बहुत साथ दे रहे थे। कौन कौन दे रहे थे? फ्रांस वाले, स्पेन वाले दे रहे थे, डच्चो दे रहा था, पुर्तगाल दे रहा था, सब दे रहा था। इंग्लैंड वाला क्या था? अकेला। अब बताइए, एक आदमी अकेले लड़े या कोई आदमी 5 को मिल के लड़े ना, कोई टंगरी पकड़ेगा, कोई हाथ पकड़ेगा, अब पूरा उठा लेगा नहीं? नहीं उठा लेगा, तो वो तो हार जाबे नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है। तो इसीलिए इंग्लैंड क्या हो गया? अकेले लड़ रहा था, इसलिए वो हार गया। दूसरा है युद्ध क्षेत्र का दूर होना। अमेरिका से इंग्लैंड की दूरी क्या थी? बहुत ज्यादा थी। अब अमेरिकी वासी अगर इंग्लैंड पर हमला कर देता कहीं पर, तो वहां से इंग्लैंड वाला सूचना भेजता कहां? अमेरिका, अथी वहां इंग्लैंड भेजता। इंग्लैंड की सरकार सेना को एकत्रित करके भेजती, तो ये आनिए जानिए में 4 महीना। अब बताइए, 4 महीना बाद आप जाइएगा, कोई लड़ाई करके मार पीट के भाग जाएगा कहां से कहां ना, अब तब आप 4 महीना बाद जाइएगा, तो वो काम होगा वहां पर? तो इसलिए बहुत दूरी थी, इसलिए भी इंग्लैंड सही से नियंत्रण नहीं कर पाया। और उस समय संजोग से समझिए, इस तरह की यातायात नहीं रहा। नहीं, आगे हैं, इंग्लैंड में योग्य राजनीतिकों का अभाव हो जाएगा। इंग्लैंड में योग्य राजनीति का अभाव था। उस समय था, सरकार थी, अच्छी थी, लेकिन जॉर्ज तृतीय का निरंकुशता था। वहां पर एक योग्य व्यक्ति नहीं था जो समझ सके कि भाई अमेरिका वाले क्या चाहते हैं, क्यों लड़ाई हो रही है, इस सब के ना बात में नहीं चाह रहा था, इसीलिए। और ब्रिटिश शासन की दुर्बलता, शासन जो था ना वो दुर्बल था, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था, कमजोर था, इसीलिए भी उसकी क्या हो गई? हार। और सबसे बड़ी बात क्या था कि अमेरिका के लोग में एकता थी, इंग्लैंड में फूट था। इंग्लैंड आपस में अपने में लड़ रहा था, इंग्लैंड वाला। अमेरिका 13 देश मिलकर लड़ रहा था, तो एकता नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि आपके घरों में एकता रहेगी तब कोई पड़ोसी आएगा, है वो अपने 17 बाप तेरे मत जाइयो अगर लगू ना, तो कुछ काज दे तो थोड़ा ना जी। तो ये खातिर तो इंग्लैंड क्या था? अकेले था। और अमेरिका 13 उपनिवेश मिलके सब में आपसी एकता थी, सहमति थी, एक विचार से सब लड़ रहे थे, है ना। चलिए, आज जॉर्ज वाशिंगटन की विचार से चल रहा था सब विचार। सनी है ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। चलिए तो चलते हैं। अब जब अमेरिका जीत गया, इंग्लैंड हार गया, तो अमेरिका पर क्या प्रभाव, ध्यान दीजिए, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अमेरिका देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या हुआ, 13 देश मिल के एक देश बना, एक बहुत बड़ी ताकत बनी। 13 देश की शक्ति अब एक जगह हो गई। चलिए दूसरा बात,
एक लिखित संविधान वाला देश बना, सबसे पहले लिखित संविधान वाला देश। कब लिखाया था? तो 1787 में लिखाया और 1789 में लागू हुआ। ठीक है ना। तब पहली बात कि अमेरिका एक बहुत बड़ा शक्ति हुआ, 13 देश मिलके बना। दूसरी बात, उससे पहले सब 13 अलग अलग था, आपस में लड़ रहा था, लेकिन बीच में उसको समझ में आया कि लड़ोगे ना तो दूसरा फायदा उठेबे करेगा, इसीलिए मिल के रहना चाहिए। तो सब मिल गया और सब मिल के एक नया संविधान बनाया, लिखित संविधान वाला देश। इसके बाद औद्योगिकरण आरंभ हो गया। पहले तो अंग्रेजवा यहाँ से न ले जाता था खरीद के कच्चा माल, अपना देश में न बनाता था। अब सब कच्चा माल उस सबको समझ में आ गया, अकिल बुद्धि हो गया तो कैसे सामान बनता है, अपने देश में उद्योग खोला। उसके पास पूंजी तो था ही, पहले से पूंजीपति था वो, पूरा धीरे धीरे बहुत बड़ा उद्योग बन गया। पूरा अमेरिका ना एक बहुत बड़ा औद्योगिक देश बन गया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से उसका मान सम्मान अमेरिका का बढ़ गया। अब चलिए इस पर इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे बड़ी बात देखिए, इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा कि औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया। इंग्लैंड देखा कि भाई एगो तो उपनिवेश भाग गया हमारे हाथ से, अगर हम इस तरह के कठोर नियम लगाते रहेंगे तो हमारा जहां जहां भी उपनिवेश है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो भी भाग जाएगा। इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को एक साथ मिलके का मतलब थोड़ा नियम कठोरता को कम करना चाहिए। जॉर्ज तृतीय का जो व्यक्तिगत शासन था उसको समाप्त कर दिया। सबको इंग्लैंड वाला को लगा कि जो अमेरिका में जो युद्ध हुआ है जॉर्ज तृतीय के कारण हुआ है, इस स्वेच्छाचारी नीति अपनाया, इसलिए अमेरिका भाग गया। इसलिए इसी को हटाओ, पहले राजे को हटाओ। इंग्लैंड में युद्ध हुआ, गृह युद्ध, राजे को हटा दिया जॉर्ज तृतीय को, तू ही हटो, तोरे कारण हुआ ही, खचरे किया तू। चलिए इसके बाद कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। कहा कि नहीं, अब कोई नियम बनेगा तब कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, कैबिनेट बैठ के विचार करेगा तब होगा। ठीक है, इस तरह से कई वहां पर नियम बनाए गए, तब जाकर के सुधार हुआ। चलिए इसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए फ्रांस की सेना वहां गई थी लड़ने, फ्रांस वाला अपन पैसा भी खर्चा किया था। कितना खर्च किया था देखियो, तो वहां पर 1789 में वो क्रांति होती, उससे पहले देखिए अमेरिका युद्ध चल रहा था, फ्रांस की सेना भाग लिया था, लेकिन युद्ध के बाद महसूस हुआ कि जिस स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं वह हमारे देश में है ही नहीं, और वहां पर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया था फ्रांस वाला, ठीक है ना, उसमें किताब में होगा शायद दिया हुआ, तो वो खर्च किया था। अब उस सब फ्रांस के लोग जब वहां से आए, कहां से, अमेरिका से, तो कहा भाई अमेरिका में तो एकदम लिखित संविधान है, आजादी स्वतंत्रता है, हमारे फ्रांस में कोनो आजादी नहीं, कोई स्वतंत्रता ही नहीं है ना, ये राजा को हटाना पड़ेगा। ये राजतंत्र को हटाने के लिए 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसको कहते हैं फ्रांस की क्रांति। ठीक है, और वहां जो पुराना एगो राजा था, बुर्बो वंश का राजा, सही से बैठिए ना, कहा है उसी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो ध्यान है नहीं यार, और उसको उठा के अब फेंक दिया राजा को, हने फांसी की सजा दे दिया उसको। तो फ्रांस में किसके कारण, अमेरिका के देखा देखी। उसी तरह से भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत वाला भी लोग सोचा, अरे अमेरिका वाला जब इंग्लैंड को मार के पीट के भगा दिया है, तो इंग्लैंड का शासन कहाँ था, भारत में था, तो सोचा हम काहे नहीं भगाएंगे। अपने देश में भी आंदोलन क्या हो गया उस समय के बाद, तेज हो गया। भले अंग्रेज हमारे यहाँ ज्यादा दिन टिक गया, लेकिन आंदोलन ज्यादा तीव्र हो गया था। किसके बाद, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद। और उसके बाद अमेरिका बहुत बड़ा औद्योगिक देश बन गया। उसके बाद पूरा क्या हो गया, अमेरिका एक बहुत बड़ा औद्योगिक देश, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े उद्योग खुलना शुरू हो गया और दूसरे दूसरे देश के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज का अध्याय, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।